हाय एवरीवन। आज के सेशन के अंदर हम फर्दर अगले चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आज अभी जो करना है हमें वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं और इसके बाद डिफरेंट चैप्टर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले से। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने जा रहे हैं। अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले जब हम किसी कॉस्ट का डिटरमाइन करते हैं उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? मैंने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन से पहले अगर मैं किसी कॉस्ट का डिटरमाइन करूंगा उसको क्या कहेंगे? प्री डिटरमाइन कॉस्ट। क्या कहेंगे? प्री डिटरमाइन कॉस्ट। आपका इसका आंसर है बी, प्री डिटरमाइन कॉस्ट कहेंगे। तो भैया ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन करने से पहले हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम प्री डिटरमाइन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। भाई एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में जो डेविएशन आता है उसको क्या नाम देते हैं? सर, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। क्या कहते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस कॉस्ट एनालिसिस नहीं कहते, वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। आप चैप्टर का नाम देखेंगे तो मेनली इस चैप्टर का नाम होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। फाइनल में भी ये चैप्टर आता है और वहां पर भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो जब एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस देखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डेविएशन होता है उसको वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। आगे कहता है द स्टैंडर्ड विच इज अटेन अंडर द फेवरेबल कंडीशन। भाई ऐसा हमने क्या करा? स्टैंडर्ड हमने सेट करा और हमारा जो एक्चुअल है वो फेवरेबल कंडीशन है। मान लीजिए हमने सोचा था कि भैया एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, पर आपने उस प्रोडक्ट को 90 रुपए में ही तैयार कर दिया, स्टैंडर्ड से कम में तैयार कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? सॉरी, मैं कुछ कह रहा था कि इसको क्या कहते हैं? फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। जब आप किसी कॉस्ट से कम में, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम में आप उसका प्रोडक्शन कर देते हो तो क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे द स्टैंडर्ड विच इज अटेनेबल अंडर द फेवरेबल कंडीशन, ऐसे स्टैंडर्ड जो आपकी फेवरेबल कंडीशन को अटेन करने में हेल्प करते हैं, इसको थियोरेटिकल स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोरेटिकल स्टैंडर्ड। याद रहेगा, ऐसे स्टैंडर्ड जो आपके फेवरेबल कंडीशन लाने में हेल्प करते हैं, अटेनेबल, अटेन मतलब अचीव करने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थियोरेटिकल स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? द स्टैंडर्ड मोस्ट सुटेबल। सर ये ना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा कि भाई ऐसी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसे स्टैंडर्ड जो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ऐसे स्टैंडर्ड को कहा जाता है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। ऐसे स्टैंडर्ड जो मोस्ट सुटेबल होता है फ्रॉम द कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे कहा कि भाई इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सुटेबल होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कहा जाएगा। ऐसा स्टैंडर्ड जो आपके पास फेवरेबल कंडीशंस लाने में, अटेनेबल करने में हेल्प करता है, उसको हम थियोरेटिकल स्टैंडर्ड कहते हैं। याद रहेगी, फेवरेबल कंडीशंस को अटेनेबल करने के लिए वो स्टैंडर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल होता है जो थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है। कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड फेवरेबल है। बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जब आप लॉन्ग टर्म में कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब आप पहले से सेट करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म होगा तो बेसिक। करंट स्टैंडर्ड का मतलब एक करंट स्टैंडर्ड भी होता है, उसका मतलब होता है जब आप शॉर्ट पीरियड के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो अब मुझे बताओ ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? मैंने क्लास फॉर्मूला पूछ रहा। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। इसको बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। द डिफरेंस बिटवीन द ओवरहेड रिकवरी ऑन एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, यही तो है। ओवरहेड रिकवर्ड मतलब रिकवर्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड, पहला आंसर है। रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये फॉर्मूला पूछा था उसने, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग variance arise when more than one material is used in a manufacturing of a product? Mix,
कौन सा ऐसा वेरिएंस है जब आपके पास एक से ज्यादा जब मटेरियल अराइज होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएंस अराइज व्हेन मोर देन वन मटेरियल यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम मिक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लग रहा है, तो वो मिक्स हुआ एज पर स्टैंडर्ड या नहीं हुआ, वो आ गया मिक्स वेरिएंस। इसका आंसर निकालो। सातवां क्या कहता है? सातवां कहता है इफ स्टैंडर्ड आर 100 यूनिट को बनाने का, 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है, उसको बनाने में 400 घंटे लगते हैं। तो स्टैंडर्ड आर आपको दे रखा है 400 आर, ठीक है, 400 घंटे लगते हैं। 2 रुपए के रेट से स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है 2 रुपए। एक्चुअल आर कितने लग रहे हैं? 380। एक्चुअल आर लग रहे हैं 380, और एक्चुअल रेट क्या दे रहे हैं? एक्चुअल रेट दे रहे हैं 2.25। ठीक है सर, तो आपसे पूछ रहा है लेबर रेट वेरिएंस निकालो। बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, ये होता है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है 2.2, ये दे रखा है 2.25, और एक्चुअल आर कितना दे रखा है? 380। सॉल्व कर लो इसको। 2 में से 2.25 माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 380, ये आ जाएगा 95 एडवर्स माइनस का आ रहा है, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर कितना है? ए है। अगला कहता है कंट्रोलेबल वेरिएंस आर द बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू। भाई देखिए, कोई भी वेरिएंस जब निकल कर आता है, ठीक है, और अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, किसी भी पूरे कॉस्टिंग के अंदर कोई भी खर्चे को जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, ये याद रखना। तो इसी तरीके से कह रहा है कंट्रोलेबल वेरिएंस बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू दी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना, एक तरीके का राइट ऑफ, जो फाइनल अकाउंट में राइट ऑफ पड़ा था वो डिस्पोज ऑफ होता है यहाँ पर, ठीक है। आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकालते हैं? आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकालेंगे सर? आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आइडल टाइम कितना हुआ है, सिंपल फॉर्मूला पढ़ाया था क्लास के अंदर, आइडल टाइम कितना हुआ है, आइडल टाइम आर और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, सीधा आइडल टाइम आर को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आइडल टाइम कैसे निकालूंगा कि भैया एक्चुअल आर फॉर पेड, आपने कितने घंटे का हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल आर पेड माइनस एक्चुअल आर वर्कड। लेट सपोज कि आपको पेमेंट कर रहे हैं 10 घंटे की, पर आपने एक्चुअली में 8 घंटे ही काम करा, 2 घंटे खाली बैठे, 2 घंटे और 1 घंटे कितना रेट है वो। तो फॉर्मूला होता है आइडल टाइम आर, आइडल टाइम आर को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। अब आइडल टाइम आर निकालने के लिए आप ये देखो कि कितने घंटों की आपने पेमेंट करी है। मैंने पेमेंट 10 घंटे की करी है, पर उसने एक्चुअली में वर्क कितना करा है? 8 घंटे करा है। तो देखिए एक्चुअल आर फॉर पेड, ये रहा, इधर देखो एक्चुअल आर फॉर पेड, ठीक है, एक्चुअल लेबर आर पेड वाला और माइनस एक्चुअल लेबर आर वर्कड वाला, कि एक्चुअल आर उसने कितना वर्क करा है, वही 10 घंटे का पेमेंट करा है, वर्क करा है 8 घंटे, ये हो गया 2 घंटे का आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला, भी आपका आंसर है सर। बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था। बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, उसको बेसिक स्टैंडर्ड कहते हैं। और जब आप फिक्स करते हैं, मतलब फिक्स करने का मतलब है अनचेंजेबल, अब उसको अनचेंज नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, वो अनचेंज्ड है, चेंज नहीं करोगे। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? अनचेंजेबल। एक होता है करंट स्टैंडर्ड, क्या होता है? करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड भी सेम होता है, जैसे फिक्स स्टैंडर्ड, जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई चीज फिक्स करते हो, ऐसी करंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज फिक्स कर रहे हो। तो जब बेसिक स्टैंडर्ड की बात करें तो एज्यूमिंग टू बी रिमेन अनचेंज फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए जब आप कोई चीज फिक्स करते हो, अनचेंज मतलब होता है फिक्स करना, उसको हम बेसिक स्टैंडर्ड कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई स्टैंडर्ड सेट किया लंबे समय के लिए और वो मैं चेंज नहीं करूंगा, वो फिक्स हो गया, तो वो बेसिक स्टैंडर्ड कहलाएगा। इधर देखो मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, यहीं पीछे भी दिया रखा हुआ उन्होंने। जब बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब देख लो, स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड, और जब शॉर्ट पीरियड के लिए करोगे तो करंट स्टैंडर्ड कहेंगे। समझ में आया? और इस तरीके से आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट खत्म हो गया है। अब अगले चैप्टर में चलते हैं, मैं अगला चैप्टर एक बार खोल लेता हूँ। चलिए सर, अब मैंने यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो खोल लिया, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने यहीं से डाउनलोड कर लिया, वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट,
ठीक है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड देन बजट, ये तीनों करते हैं आज की क्लास में। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? वेरिएबल। मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होगा? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या क्या है? वेरिएबल जितने भी मेरे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट स्पेंड, ये वेरिएबल नेचर के होते हैं, एंड प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगा? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, सबको जोड़ दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ये रहा प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल। सारे वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं? सारे वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब वो वेरिएबल ओवरहेड हो सकते हैं या वो प्राइम कॉस्ट के अंदर जो तीनों चीज आती है वो हो सकता है। तो बी इसका आंसर राइट है। रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकम्प्लीज्ड। अकम्प्लीज का मतलब होता है कंप्लीट होना। रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंप्लीटेड बाय, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, treated all cost as a period cost, eliminating the work in progress inventory account, matching variable cost against the revenue and treated fixed cost as a period cost। दोस्तों जब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर यहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसमें रिपोर्टिंग अगर हमें करनी हो तो कहेंगे मैच करो अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट को किससे? रिवेन्यू से। सारी वेरिएबल कॉस्ट को रिवेन्यू से, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानो। इसके मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप इधर देखो, पहले क्या करते हैं आप? रिवेन्यू लिखते हो, सेल लिखते हो ना, सेल, उसमें से आप क्या माइनस करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब माइनस करने का मतलब मैच ही तो कर रहे हो आप, तो निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन, और फिर माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं मैचिंग वेरिएबल कॉस्ट अगेंस्ट रिवेन्यू, एंड फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट मान के खत्म करते हैं, तब आता है आपके पास प्रॉफिट। तो ये आपके पास इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनता है। ये आपका राइट है, सी आंसर, ध्यान रखिएगा, सी आंसर आपका राइट है। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है भाई पीरियड कॉस्ट क्या होती है? भाई पीरियड कॉस्ट अभी अभी हमने पढ़ा, देखो, फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट, इसका आंसर पीरियड कॉस्ट आर फिक्स कॉस्ट होती क्या, मैं बता देता हूँ। भाई ऐसी कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे आप खर्च करते हो, जैसे कि आप मंथली सैलरी दे रहे हो, मंथली रेंट पे कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, एक पर्टिकुलर समय पर आप खर्च कर रहे हो। रेंट देना, मंथली सैलरी देना, मंथ के बेसिस पर काम कर रहे हो, टाइम के बेसिस पर जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या पे करते हैं उसको पीरियड कॉस्ट कहा जाता है, और वो फिक्स्ड होती है। बेसिक क्लास में पीरियड कॉस्ट बताया था मैंने आपको। व्हेन सेल एंड प्रोडक्शन यूनिट आर सेम, जब सेल और प्रोडक्शन यूनिट सेम है, मतलब अगर मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं 1000 ही बेच रहा हूं, आर सेम, देन द प्रॉफिट अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग is higher than the absorption costing, marginal costing is lower than the absorption costing, marginal costing equal to the absorption costing, या none of the above। भाई अगर हम हमारा जितना यूनिट हम बेचेंगे उतने यूनिट हम जितना बनाते हैं उतनी यूनिट हम बेचेंगे, तो ऐसे में प्रॉफिट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट आएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में होता क्या है पहले वो समझो। जब तक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो प्रॉफिट से, मुझे प्रॉफिट से मतलब ही नहीं होता मार्जिनल स्टैंडर्ड में। देखो होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर पहले हम जितना भी हमारी रिवेन्यू होता है उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं एक साथ, ठीक है, और जब सारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन, फिर सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तब जाकर प्रॉफिट आता है। ये होता है मार्जिनल अप्रोच। जबकि एब्जॉर्प्शन अप्रोच कहता है कि नहीं, आप सारी एक साथ वेरिएबल कॉस्ट नहीं माइनस करोगे, आप एक एक हेड लो, उसकी वेरिएबल फिक्स दोनों माइनस करो। जैसे कि मान लीजिए आपने रिवेन्यू लिखा, फिर आपने मटेरियल लेबर मतलब प्राइम कॉस्ट माइनस कर दी, मतलब लेबर के मटेरियल का खर्चा माइनस कर दिया, फिर आप ले रहे हो फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री में वेरिएबल फिक्स दोनों एक साथ माइनस करो, एडमिनिस्ट्रेशन लोगे तो वेरिएबल फिक्स एक साथ माइनस करो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो वेरिएबल फिक्स। मतलब आप ये देखो अप्रोच अलग अलग है। वो कहता है मार्जिनल में वेरिएबल पार्ट पहले माइनस करो, फिर कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर बाद में माइनस करना। एब्जॉर्प्शन वाले में वेरिएबल और फिक्स्ड एक साथ माइनस करने को कहता है, कह रहा है जिस हेड का है उसका एक साथ माइनस कर दो, फैक्ट्री का हेड ले लो, फैक्ट्री का एक साथ माइनस कर दो। अब मेरी बात समझो, प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा भाई। मार्जिनल अप्रोच से और एब्जॉर्प्शन अप्रोच में प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिवेन्यू में से मैं सारी कॉस्ट लेस कर रहा हूं। मैं पहले क्या लेस कर रहा हूं, बाद में क्या लेस कर रहा हूं, उससे एक प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैं पहले वेरिएबल लेस करूं, बाद में फिक्स करूं, कर तो सारी रहा हूं ना।
तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अ प्रॉफिट, जितना मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट रहेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रहेगा, दोनों इक्वल है। सी इसका राइट आंसर है दोस्त, ठीक है। बट सर एक जगह इंपैक्ट आ सकता है। इंपैक्ट क्या आता है, क्योंकि यहां पर सेल और प्रोडक्शन यूनिट सेम है सर, यहां पर सेल और प्रोडक्शन यूनिट सेम है, पर अगर यहां पर इनमें सेम ना हो, अनइक्वल हो, जैसे कि मान लो सेल आपने ज्यादा यूनिट कम करी और प्रोडक्शन आपने कम बनाया, ठीक है, सेल आपने ज्यादा करी और प्रोडक्शन, इस साल प्रोडक्शन कम रहा और सेल आपने ज्यादा करी, मतलब पिछले साल इस साल का मिलाकर ज्यादा कर दी सेल, तो उससे आपका इंपैक्ट करेगा। और अगर आपका प्रोडक्शन आपने ज्यादा बनाई, सेल कम करी, वहां पर सेम होता है, प्रोडक्शन जितनी कर रहे हो उतनी ही बेचोगे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। बट सर अगर आपकी, देखो लिखा भी है नीचे पांचवें पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट में लिखा हुआ है व्हेन सेल एक्सीड प्रोडक्शन यूनिट, व्हेन सेल एक्सीड प्रोडक्शन यूनिट, मान लो आपने इस साल 1000 यूनिट बनाई थी और आपने 1200 बेच दी, सर ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपका पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी मिलाकर बेच दिया हो। पॉसिबल क्यों नहीं है? पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो भी इस साल बेचा होगा, तो इस साल जो बनाई वो तो बेची, साथ की पिछले साल भी बेच दी, मतलब कोई फिनिश गुड नहीं रहा क्लोजिंग वाला। तो जब सेल आपकी प्रोडक्शन यूनिट से एक्सीड करती है तो ऐसे केस के अंदर मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, मार्जिनल कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कंपेयर टू। इसके लिए मुझे आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन कराना पड़ेगा, तब आपको समझा पाऊंगा मैं कि किस तरीके से ये बराबर आता है, मतलब ये एक बराबर नहीं ज्यादा आता है। क्योंकि होता ये है, यहां पर जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं सर, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, मैंने नोट्स की कॉपी में जरूर बनाया होगा। मैं आपको बस फॉर्मेट दिखाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन कॉस्टिंग है तो वो मैंने फॉर्मेट, एक मिनट देना, ये लो सर, मैंने बिल्कुल समझाया था क्लास के अंदर, खोल लिया मैंने, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो समझ में आया होगा। और फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। देखो ये होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है। अब होता क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है, वो है ये अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड और ओवर एब्जॉर्प्शन, अगर ये कोई एडजस्टमेंट है वो इसमें आती है और इसमें नहीं आती है। ये फर्क होता है जिनकी वजह से प्रॉफिट पे डिफरेंस आ सकता है। पर ये तभी हो सकता है जब आपका यूनिट अलग अलग हो। जब यूनिट सेम होती है तो इसमें कोई भी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। हो सकता है, ऐसा में नहीं है कि नहीं हो पाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चार्ज कर रहे हो, आगे रिकवर कर रहे हो। चलिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ कि देखो होता क्या है, सेल में से टोटल कॉस्ट आप लेस करते हो, जितने भी ये सारी लेस कर दी, मैन्युफैक्चरिंग तक देखो फिक्स्ड है, वेरिएबल सब लेस कर दी, फिर कॉस्ट है। ये वाली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है ना, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करा और 100 यूनिट मैंने यहाँ से ली, तो 200 यूनिट मैं 1200 बेच रहा हूँ, तो 1200 में मेरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जोड़कर टोटल कॉस्ट निकाल कर सेल में से कम कर दिया। तो इस तरीके से इंपैक्ट आ सकता है, इस तरीके से यहाँ पर इंपैक्ट आ सकता है। क्यों सर इंपैक्ट कैसा आ सकता है? अरे यार अब याद करो, आपको जब मैंने क्लास के अंदर बताया था, शायद आप क्लास में अगर नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और से पढ़ाओ तो। देखिए मार्जिनल अप्रोच और एब्जॉर्प्शन अप्रोच में एक ही डिफरेंस होता है, और वो ये होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जितने एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड होती है वो हम चार्ज करेंगे उस पर्टिकुलर यूनिट पर। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है भाई एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हम चार्ज करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होती है, तो इसमें खर्चा कम दिखाया जाएगा, और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल दोनों चार्ज होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट भी माइनस करी। लेट सपोज कि मैंने 1200 यूनिट बेचा, तो मैंने 200 यूनिट एक्स्ट्रा बेची। वो कहता है ये 200 यूनिट जो आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो, इससे आने वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है और उससे आने वाली जो फिक्स कॉस्ट है, मैं दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चार्ज करूंगा। जबकि यहां पर ये 200 यूनिट जो आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो,
एक्स्ट्रा जो बेच रहे हो उसमें आने वाली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करूंगा, तो मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है और एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों माइनस होती है एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे। मैं बात कर रहा हूँ टोटल में नहीं कह रहा, एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। ठीक है जी, मान लो मैंने एक 1000 यूनिट बना रहा था, ठीक है 1000 बना रहा था, अब मैंने सेल ज्यादा करनी है तो 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगी, वेरिएबल आएगी ना, फिक्स तो नहीं आएगी, क्योंकि देखो 1000 यूनिट पहले बना रहा था, अब 200 और बना रहा हूँ, सेल ज्यादा करनी है, तो अब 200 एक्स्ट्रा बनाने से मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही तो आई, तो वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करेंगे मार्जिनल, ऐसा कहता है माइनस से वेरिएबल, तो इसके जो 200 का सेल रिवेन्यू होगा उसमें से वेरिएबल माइनस करा जाएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा मार्जिनल में, और यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल दोनों माइनस करा जाएगा। एब्जॉर्प्शन कहता है हमें नहीं मतलब, आपने बनाई तो आपसे फिक्स भी चार्ज करेंगे, ये है डिफरेंस। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से सर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हायर प्रॉफिट रहेगा, अगर आप सेल ज्यादा करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे, क्योंकि होता क्या है, मार्जिनल अप्रोच कहता है कि एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड होगी सिर्फ वही माइनस करना रिवेन्यू में से, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से वेरिएबल और फिक्स दोनों ही माइनस करना रिवेन्यू में से, तो जहां पर ज्यादा कॉस्ट माइनस करेंगे वहां प्रॉफिट कम आएगा, तो मार्जिनल का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगा। समझ में आया? अब सर ऐसा क्यों बोला, अब देखो ऊपर ऊपर क्यों बोला, ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। सर अगर आप ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो वहां पर मैंने कहा था कि 1000 यूनिट बना रहा हूं और 1000 ही बेच रहा हूं, तो 1000 यूनिट पर जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होगी वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होगी। पर कहानी कब आएगी, बना 1000 रहा हूं और बेच सेल ज्यादा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा 200 यूनिट और बनानी पड़ेगी। 1000 बना रहा था तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट थी दोनों में इक्वली चार्ज होगी, है ना, 1000 यूनिट पे जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आती है इक्वल चार्ज होगी, तो प्रॉफिट भी इक्वल आएगा। पर अगर मैं 200 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ बेचने के लिए, एक्स्ट्रा बेचना है, तो एक्स्ट्रा 200 यूनिट पे एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट तो नहीं आएगी ना वेरी मार्जिनल में, तो कहता है ये मत चार्ज करो, एक्स्ट्रा 200 पे सिर्फ वेरिएबल चार्ज करो और एक्स्ट्रा 200 यूनिट पे एब्जॉर्प्शन में दोनों चार्ज करो, इसलिए एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है। चलिए अब आप क्या कहता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट, अभी जैसे कि समझाया कि मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो चीज वेरिएबल है, वो सिर्फ मार्जिनल में चार्ज होती है और एब्जॉर्प्शन में दोनों चार्ज होते हैं। लेट्स सपोज कि मैं 200 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, तो 2000 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, इसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है 50,000 रुपए की, और इस पे वे कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है वेरिएबल कॉस्ट तो चार्ज करो 50,000 पे, साथ में फिक्स कॉस्ट का बर्डन भी इसके अंदर डालो 10 जो भी 20,000 रुपए का जो भी डाल दो। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के अंदर डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस देखे तो वो डिफरेंस सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही होगा, क्योंकि वेरिएबल तो दोनों में चार्ज हो रहा है पर फिक्स सिर्फ एब्जॉर्प्शन में चार्ज हो रहा है, मार्जिन में नहीं हो रहा। तो जो डिफरेंस होता है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है, वो भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे, जो पहले से बना रहे थे उसमें तो दोनों जुड़ता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अंडर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100, ये हमारा पीवी रेशियो होता है। ये लिखा ना कंट्रीब्यूशन इन मिजनोमर। अच्छा ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो कौन से प्रॉफिट को बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन वाले प्रॉफिट को बोलते हैं। मैंने आपसे कहा, आपको पता होगा आप मार्जिनल पढ़ते हो, तो यहाँ पर कई सारे डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर लिया जाता है, कई सारे डिसीजन नेट प्रॉफिट के बेसिस पर लिया जाता है। आपको पता है जब मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो कई सारे डिसीजन कंट्रीब्यूशन को कई बार प्रॉफिट मान लेते हैं, कहते हैं वेरी फिक्स कॉस्ट तो देखो एक तरीके की संक कॉस्ट है, डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आती, पर कंट्रीब्यूशन, आपने रैंकिंग वाला मेथड करा, कौन सा वाला यार वो, यहाँ पर हम रैंक देते हैं, की फैक्टर वाले में आपने देखा होगा कि हम अपना डिसीजन हमेशा कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर लेते हैं, तो कंट्रीब्यूशन भी हमारा एक तरीके का प्रॉफिट होता है, और वो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, सेल रिवेन्यू माइनस वेरिएबल। तो जब हम पीवी रेशियो की बात करते हैं वो हम कंट्रीब्यूशन वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कि पीवी रेशियो मतलब वो प्रॉफिट जो सेल का कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल का, कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है वाले प्रॉफिट को पीवी रेशियो कह रहे हैं। तो पीवी रेशियो जो प्रॉफिट है ना, इधर पीवी रेशियो का जो मतलब है वो है कंट्रीब्यूशन वाले प्रॉफिट से, इसलिए कह रहा है यहां पर सी आपका आंसर। भैया फैक्टर विच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसे कौन से फैक्टर है जो ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हो। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
भाई फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा, ब्रेक इवन चेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, सेल में चेंज आएगा तो ब्रेक इवन में चेंज आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा तो ब्रेक इवन में चेंज आ जाएगा। क्योंकि भाई अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा और ब्रेक इवन में चेंज आएगा। तो मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, सेलिंग प्राइस, तीनों में से किसी में भी चेंज आएगा तो हमारा ये वो फैक्टर है जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट में बदलाव आ सकता है इनके चेंज होने से। ठीक है जी, निकालो सर। अगर पीवी रेशियो 40% है सेल का, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60% ऑफ वेरिएबल? वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। भाई आपको कई बार समझाया हुआ है, सभी ने समझाया होगा, कहीं से भी पढ़ो। 40% अगर पीवी रेशियो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी होती है? 60% होती है सेल का। ये तो बहुत ही सिंपल था। एंड द लास्ट वन इज ये, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मजा भी आता है। पीवी रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट इज 0 पॉइंट, तो पीवी रेशियो आपको दे रखा है 0.60, 9,000 आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, खत्म। ऐसे क्वेश्चन मत दे करो, थोड़े बड़े क्वेश्चन दे। 15,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 15,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15। चलिए, तो अब मैंने लिया है सर्विस कॉस्टिंग वाला चैप्टर। ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग वाले चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं जल्दी से एक बार फटाफट। सर, पहली क्लास सर्विस कॉस्टिंग की मैंने उसमें बताया था कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होती है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी मेजरमेंट, 2 यूनिट पे मेजरमेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर पेशेंट एक मेजरमेंट है, पर डे एक है, पर बेड एक है, पर यहाँ पर पेशेंट डे है, पर पेशेंट पर डे, मतलब पेशेंट की बात भी हो रही है और डे की बात भी हो रही है। तो जहां पर 2 मेजरमेंट यूनिट होती है उसको कंपोजिट यूनिट, कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। तो पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर है पर पेशेंट डे। तो डीजल और लुब्रिकेंट ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है? वेरिएबल के एग्जाम्पल है। डीजल और लुब्रिकेंट किसके एग्जाम? फिक्स्ड है? नहीं सर, फिक्स नहीं है। सेमी वेरिएबल? नहीं, नन ऑफ दी अबव ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, डीजल और लुब्रिकेंट, क्योंकि जितना चलाओगे उसके हिसाब से लगेगा। सर पावर सेक्टर के अंदर कॉस्ट यूनिट क्या होगी? पावर सेक्टर के अंदर कॉस्ट यूनिट क्या होगी? किलोमीटर? नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट? नहीं। आप मुझे बताओ, आपके वहां पर जो घर के में मीटर लगे हैं वो किस में आता है बिजली का? किलोवाट में। किलोवाट, किलोवाट पर आवर, 1 घंटे में कितना यूनिट किलोवाट आपने यूज करा? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, सब सिखाया है मैंने क्लास के अंदर, नोट दिखाता हूँ आपको। जब फास्ट ट्रैक कराया था तब भी दिखाया था। फास्ट ट्रैक तो अभी पेड में ही कराया हुआ है। ये देखो, ये क्लास के नोट्स है। वेटेड एवरेज एब्सोल्यूट बेसिस और सिंपल एवरेज कमर्शियल बेसिस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट बेसिस की। एब्सोल्यूट बेसिस में क्या करते हैं हम? डिस्टेंस को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस डिस्टेंस को किलोमीटर से, प्लस डिस्टेंस को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एब्सोल्यूट बेसिस कहा जाता है। ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया था आपको। एब्सोल्यूट बेसिस, वेट, डिस्टेंस को वेट से मल्टीप्लाई की, कितना एक टन में, एक ट्रक में कितना टन वेट है और कितने किलोमीटर वो चला, उस हिसाब से काम करेंगे। देखो यहाँ पर इससे पहले भी मैंने एक आपको बताया था कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है, जहां पर हम 2 मेजरमेंट कंबाइन की बात कर रहे होते हैं, उसको कंपोजिट। तो सर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब है वेटेड एवरेज। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, यहां पर किसकी बात हो रही है? 2 मेजरमेंट यूनिट की बात हो रही है, टन और किलोमीटर। और टन और किलोमीटर पावर सेक्टर में होगा? नहीं। बस ऑपरेशन में नहीं होगा? नहीं। ऑयल नेचुरल गैस में? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में होगा, जहां पर गुड्स को ले जा रहे हैं, गुड्स टन में मेजरमेंट किए जाते हैं और कितने किलोमीटर दूर आप उसको ले जा रहे हो। तो बी आपका आंसर है। जो टन किलोमीटर है वो कहां पर यूज होता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और ट्रांसपोर्ट में भी वो कहां पर होगा? पब्लिक में नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट में होगा। अच्छा, मैंने आपको कई बार क्लास में ही बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन के 2 नेचर होते हैं। कई बार डेप्रिसिएशन वेरिएबल मानते हैं, कई बार फिक्स मानते हैं। वेरिएबल तब मानते हैं जब आप उसका यूज कर रहे होते हो, यूज करने की वजह से जब डेप्रिसिएशन लगता है वो वेरिएबल होता है। और सर फिक्स कब मानते हैं? जब टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। भाई आपने यूज नहीं करा पर मशीन पड़ी रही, खड़ी रही, मैं यूज ही नहीं करा, बस समय बीतने की वजह से डेप्रिसिएशन लगा, तो फिक्स्ड है। तो डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कब माना जाएगा? जब टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगा, इफेक्ट टाइम के बीतने से डेप्रिसिएशन लगता है, उसको फिक्स्ड कहते हैं। अगर मैं
आईटी या आईटीईएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जॉब करता हूं, जॉब अंडरटेकिंग बाय आईटी और आईटीईएस ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर एज अ प्रोजेक्ट, बैच वर्क, कॉन्ट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, ना ही बैच होता है सर, प्रोजेक्ट होगा। जॉब अंडरटेकन बाय आईटी, आईटी या आईटीईएस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई जॉब करती है या जॉब करवाती है तो उसको हम प्रोजेक्ट कहेंगे। बैच थोड़ी, बैच कॉस्टिंग थोड़ी अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थोड़ी अप्लाई होगा, क्या होगा? प्रोजेक्ट। क्योंकि आईटी कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं करती, सर्विसेज देती है, राइट। आईटी कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगेगा, प्रोजेक्ट बोलेंगे, सर्विस कॉस्टिंग लगेगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट है हमारे लिए ये। टोल रोड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, टोल रोड कॉस्टिंग, द रिपीटेड कॉस्ट इंक्लूड। अब टोल रोड कॉस्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपकी रिपीटिव कॉस्ट क्या होती है? टोल रोड में रिपीटिव कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सर रिपीटेड कॉस्ट। याद सर आपने पढ़ा नहीं, बड़ा मुझे भी पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो कहीं और पढ़ के आए, होप आपने सभी ने पढ़ा हो। टोल रोड के अंदर जब हम पढ़े थे क्लास के अंदर, तो टोल रोड में होता क्या है कि आपके जहां पर टोल्स होते हैं तो वहां पर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, आपने रोड बना दी, तो अब वहां पर मेंटेनेंस होता है रिपीट। आप देखते हो रोड टूट जाती है, कई बार आपने देखा हो टोल जो बूथ होते हैं जहां पर फास्ट टैग से कटता है आपका टोल टैक्स, तो वो मेंटेनेंस करना, रोड का वो रिपीटेड होता है, पर वन टाइम रोड एक ही बार बनती है, तो रिपीटेड मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा यहाँ पर, जो रिपीटेड बेसिस पर होता है टोल रोड कॉस्टिंग के अंदर। बीओटी सर, बीओटी की फुल फॉर्म क्या है? क्लास ये भी बीओटी अप्रोच हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। बीओटी, बीओटी की फुल फॉर्म क्या है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ये छोटे छोटे पॉइंट है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, मतलब पहले से ही, इंक्लूड क्या कहा जाएगा उसको? प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब पहले से ही आपने प्रोडक्ट बना लिए, उनको डेवलप कर रहे हो, डेवलपिंग एक्टिविटी है पहले से इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो पहले से बन जाते हैं, लॉन्च होने से पहले से आप उसको बना लेते, प्री प्रोडक्ट है? क्या प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम होगा, ठीक है, क्या वो सेटिंग ऑफ पॉलिसी होगा, या प्रोविजन ऑफ कंडीशन होगा, या पॉलिसी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगा? पॉलिसी सेट करना, क्लेम, ये प्री प्रोडक्शन नहीं है, बाद के है। देख प्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचने से पहले की है। इंश्योरेंस बेचने के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी? क्लेम आ सकता है, तो प्रोसेसिंग क्लेम करना, पॉलिसी को सेट करना, सेटिंग ऑफ अ पॉलिसी। इसके बाद पॉलिसी एप्लीकेशन प्रोसेस, भाई आप अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने कोई अप्लाई करा है या कोई, ये सब इंश्योरेंस बनाने, पॉलिसी बनाने से बाद के है। पॉलिसी बनाने से पहले की क्या है? प्रोविजन ऑफ कंडीशन, कि उस पॉलिसी में क्या क्या कंडीशन डालनी है, समझ में आ रहा है? पॉलिसी बनाने से पहले की एक्टिविटी, पॉलिसी बनाने के बाद की। पॉलिसी बनाने के पहले की एक्टिविटी है, पॉलिसी में क्या क्या कंडीशन डालूंगा, तो वही पूछ रहा है कि पॉलिसी बनाने से पहले की कौन सी एक्टिविटी है? प्रोविजन ऑफ कंडीशन, कि क्या क्या कंडीशन डालोगे अपनी पॉलिसी में, कि कब आपको पॉलिसी का क्लेम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और बाकी एक्टिविटी क्या है? बाकी एक्टिविटी सर पॉलिसी बनने के बाद की है, जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम पॉलिसी बनाते हैं, और एक्टिविटी होती है बाद की। लास्ट, और इस क्लास का लास्ट है, Which of the following costing method is not appropriate for costing of educational institute? इनमें से कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए? एजुकेशन के लिए विच ऑफ द फ्लोइंग कॉस्टिंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्टिंग? देखो अप्रोप्रिएट बोलता तो सर्विस कॉस्टिंग होता सबसे अप्रोप्रिएट मेथड। अब यहां पर वो कह रहा है कि कौन सा मेथड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक मुझे थोड़ी इसमें गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होता है ना दोस्त, एक सर्विस है। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बाकी काम क्या हो सकते हैं? जैसे बुक बेचना, तो बुक आप बैच के थ्रू बेच सकते हो, तो बैच कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट और सब, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करोगे हर एक स्टूडेंट पर, है ना? हर एक स्टूडेंट जो भी आएगा उससे ये थोड़ी कहूंगा कि तू एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ रहा है तो जैसे वेरिएबल चार्ज करूंगा, फिक्स भी चार्ज करोगे उससे, उतनी फीस चार्ज करो जो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कवर हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी लग रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी लग सकती है उसमें। प्रोसेस नहीं लग सकता सर, प्रोसेस। रीजन क्या है प्रोसेस क्यों नहीं लग सकता? प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ये कहते हैं कि भाई जहां पर किसी भी चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, एक से प्रोसेस में दूसरे में जाएगा, दूसरे तीसरे में जाएगा। जब मैं कोई गुड्स बना रहा हूं वहां पर एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। बैच कॉस्टिंग अप्लाई हो सकती है जब आप बुक को बैच के लॉट में बेचो, ये हो सकता है बैच कॉस्टिंग लग सकती है, राइट।
इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है डी होगा, बाकी आप एक बार कंफर्म कर लेना। मुझे लगता है क्वेश्चन ही अटपटा सा है। अप्रोप्रिएट मेथड बोलना चाहिए था जिसमें हम सर्विस कॉस्टिंग लेते हैं, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, पर नॉट अप्रोप्रिएट मेथड बोलेगा तो मेरे हिसाब से प्रोसेस कॉस्टिंग है इसके अंदर। बाकी एक बार आप बुक में भी देख लेना क्या है इसका आंसर। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने आज की सेक्शन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में भी फर्दर जो भी बच गए हैं रिमेनिंग वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।